तो चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, पैसा। और ख़ास तौर पर हम आज के मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम को एक इस्लामी नज़रिए से देखेंगे। कोशिश करेंगे ये समझने की कि विश्वास और फाइनेंस इन दोनों को एक साथ कैसे साधा जा सकता है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की दुनिया में आप देखिए, इंटरेस्ट यानी कि सूद हर फाइनेंशियल लेन देन का एक हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी का विश्वास इसकी इजाजत नहीं देता तो वो इस सिस्टम में कैसे चले। ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए रोज की एक चुनौती है। ठीक है, तो इस पूरी बात को समझने के लिए हमें दो शब्दों का फर्क समझना होगा, कर्ज और फाइनेंसिंग। सुनने में ये एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इस नज़रिए में ये ज़मीन आसमान का फर्क रखते हैं, और यही फर्क सारी बहस की बुनियाद है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्ज की। इसको ऐसे सोचिए, अगर आपने किसी दोस्त को 100 रुपए उधार दिए तो आप क्या उम्मीद करेंगे? यही ना कि वो आपको ठीक 100 रुपए ही वापस करे। ये एक सीधा साधा लेन देन है जिसमें असल रकम की वापसी होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं फाइनेंसिंग पर। ये सिर्फ पैसा उधार देना नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे आप किसी के बिजनेस में पार्टनर बन रहे हो। मान लीजिए आप एक दोस्त को कैफे शुरू करने के लिए पैसे देते हैं। अगर कैफे चल निकला तो आप दोनों मुनाफा बांटेंगे, और अगर नहीं चला तो नुकसान भी दोनों मिलकर उठाएंगे। मतलब यहाँ रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बटे हुए हैं। तो यहाँ पर जो मेन फर्क है वो साफ है। कर्ज एक फिक्स्ड जिम्मेदारी है, आपको उतना ही चुकाना है जितना लिया था। वहीं फाइनेंसिंग का नतीजा बदल सकता है, ये बिजनेस कैसा चलता है उस पर निर्भर करता है। कर्ज अक्सर किसी की ज़रूरत पर दिया जाता है, जबकि फाइनेंसिंग किसी बिजनेस के कामयाब होने की उम्मीद पर की जाती है। ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल दुनिया का क्या? हम सब जानते हैं कि वक्त के साथ पैसे की कीमत घट जाती है, जिसे हम महंगाई कहते हैं। तो ये चीज़ इन सिद्धांतों पर कैसे असर डालती है? 1 मिनट के लिए सोचिए, आपने 20 साल पहले किसी को 1 लाख रुपए का कर्ज दिया था। आज वो आपको 1 लाख रुपए लौटाता है। क्या ये सही लगता है? शायद नहीं, है ना? क्योंकि आज के 1 लाख रुपए से उतना सामान नहीं खरीदा जा सकता जितना 20 साल पहले खरीदा जा सकता था। इसी को पैसे की घटती हुई ताकत कहते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, सोच ये है कि कॉमन सेंस ही कहता है कि इस घटती हुई कीमत को एडजस्ट करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि जो पैसा लौटाया जा रहा है उसकी असली कीमत उतनी ही हो जितनी उधार लेते वक्त थी। ये एक तरह से इंसाफ की बात है। तो सवाल ये उठता है कि ये एडजस्टमेंट कैलकुलेट कैसे किया जाए। कुछ तरीके सुझाए गए हैं, जैसे कर्ज को सोने जैसी किसी स्टेबल चीज से जोड़ देना, या फिर रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमत से। और मजे की बात यह है कि इस नजरिए के मुताबिक वैल्यू के इस एडजस्टमेंट को इंटरेस्ट यानी सूद नहीं माना जाता। ये तो घटी हुई कीमत को पूरा करने का एक तरीका है, न कि मुनाफा कमाने का। चलिए अब छोटे मोटे लेन देन से आगे बढ़कर पूरी बैंकिंग व्यवस्था पर नजर डालते हैं। क्या इसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए या फिर इसे सुधारने का कोई रास्ता है? देखते हैं कि इस मामले में क्या नजरिया पेश किया गया है। और यहाँ पर जो नजरिया है वो काफी दिलचस्प है। ये सिस्टम को उखाड़ फेंकने की बात नहीं करता, बल्कि उससे सुधारने की बात करता है। बैंकिंग सिस्टम अपने आप में एक काम का औजार है। इसी की वजह से दुनिया भर में व्यापार मुमकिन हो पाया है। तो मकसद इसे खत्म करना नहीं, बल्कि इससे इन सिद्धांतों के हिसाब से ढालना है। तो ये सुधार दिखेंगे कैसे? यहाँ 2 बड़े आइडियाज हैं। पहला, बैंकों को ये मानना होगा कि उनका काम सिर्फ कर्ज देना नहीं, बल्कि बिजनेस फाइनेंसिंग करना है। वो बिजनेस में पार्टनर हैं। और दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि अगर वो बिजनेस डूब जाता है तो बैंक को भी घाटा उठाना पड़ेगा। वो ऐसे मुनाफे की मांग नहीं कर सकते जो कभी हुआ ही नहीं। इसी को कहते हैं रिस्क को साथ मिलकर उठाना। चलिए अब एक और आम प्रैक्टिस की बात करते हैं, कुछ गिरवी रखने की, जिसे कोलैटरल भी कहते हैं। अगर कोई कर्ज के बदले अपनी गाड़ी या घर गिरवी रखता है तो पैसा देने वाला उस चीज के साथ क्या कर सकता है? इसके नियम क्या हैं? यहाँ पर सिद्धांत बड़ा सीधा और साफ है। कोई भी चीज जो गिरवी रखी जाती है वो सिर्फ एक गारंटी है। ये इस बात को पक्का करने का एक तरीका है कि कर्ज चुका दिया जाएगा, बस। ये पैसा देने वाले के लिए मुनाफा कमाने का एक और जरिया नहीं है।
तो सही और गलत के बीच लाइन कहाँ है? देखिए, जब तक कर्ज वापस नहीं मिलता, उस चीज को सिर्फ एक सिक्योरिटी की तरह रखना तो बिल्कुल जायज है। लेकिन जो हराम या मना है, वो है उस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अगर ऐसा किया जाता है तो ये एक तरह का छिपा हुआ ब्याज बन जाता है, जहां कर्ज देने वाला कर्ज के अलावा भी फायदा उठा रहा है। अब एक आखिरी और बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या इन सख्त नियमों में कभी कोई छूट मिल सकती है? जवाब है हाँ, और इसे इस्तरार या मजबूरी का सिद्धांत कहा जाता है। इस्तरार का मतलब है कोई बहुत ही मजबूरी की हालत, जैसे जान बचाने की नौबत आ जाए। ये सिद्धांत मानता है कि जब जान पर बनाए तो उन चीज़ों की भी इजाज़त दी जा सकती है जो आम हालात में मना है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है, सिर्फ उतना ही जितना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हो। लेकिन हाँ, ये सिद्धांत कोई खुली छूट नहीं है। इसकी शर्तें बहुत सख्त हैं। ये सचमुच की मजबूरी होनी चाहिए, सिर्फ कोई सहूलियत नहीं। इंसान को सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना बिल्कुल ज़रूरी हो, उससे 1 इंच भी ज़्यादा नहीं। और ये नियम, जब ये शर्तें पूरी होती हैं, तो ज़िंदगी के हर पहलू पर लागू होता है, जिसमें फाइनेंस भी शामिल है। और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल दुनिया और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, हम यकीन और पैसे के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी का बैकग्राउंड कुछ भी हो।